आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद कुछ लोगों का प्यार पर भरोसा उठ जाएगा। आखिर कोई सच्चा प्यार करने वाला वक्त के साथ कैसे बदल सकता है? जिसके दिल में प्यार भरा रहता है, फिर उसके दिल में नफरत कहाँ से जगा पाती है? इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने दिल से एक बार ज़रूर पूछना, क्या हम जिस इंसान को चाहते हैं, क्या वो आदमी हमारे लिए सही है, या हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसकी कोई मंजिल भी है? चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। एक 22 साल की लड़की का मर्डर होता है। इस केस में न तो कोई मर्डरर है, न कोई सबूत है और न गवाह। आप सोच रहे होंगे आखिर ये कैसे हो सकता है? एक कत्ल भी हुआ है और इसका कोई कातिल भी नहीं। पर हाँ, इस केस में कुछ ऐसा ही है। इस केस ने पूरे अमेरिका शहर को हिलाकर रख दिया था। इस केस को नादिया मलिक मिसिंग केस के नाम से जानते हैं। नादिया भारत की लड़की थी। नादिया अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में फिलाडेल्फिया शहर में रहती थी। नादिया बचपन में पढ़ाई में काफ़ी तेज थी। जब उसकी उम्र 15-16 साल की थी तभी उसकी मुलाकात भारतीय मुल्क के भूपेंद्र सिंह से होती है, जो फिलाडेल्फिया शहर में रहता था। भूपेंद्र से मिलने के बाद नादिया की ज़िंदगी एक नई दिशा की अंगड़ाई लेना शुरू कर देती है। नादिया बहुत ही अच्छी और शरीफ लड़की थी। भूपेंद्र के प्यार में पढ़ने के बाद नादिया की पढ़ाई काफ़ी पीछे रह जाती है। नादिया भूपेंद्र के लिए पागल दीवानी सी बन जाती है। उसे बहुत चाहने लगती है। एक पल भी उसे दूर रहना उसे मंजूर नहीं था। दिन रात उसी की बात करती थी। घर वालों के मर्जी के खिलाफ वो चुपके से भूपेंद्र से मिला करती थी। नादिया इन सब चक्कर की वजह से पढ़ाई में काफ़ी पीछे रह जाती है। नादिया के घर वाले नादिया के अचानक बदलाव से काफ़ी परेशान होते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर नादिया किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ भूपेंद्र ही छाया हुआ था। इसके अलावा नादिया को और कुछ समझ नहीं आता था। नादिया भूपेंद्र के प्यार में इतनी मस्तानी हो चुकी थी। जब उसके घर वालों ने ज़्यादा शक्ति दिखाया तो नादिया ने अपने घर वालों से सारे रिश्ते तोड़कर भूपेंद्र के पास चली आती है और उसके साथ रहने लगती है। दोनों ने शादी भी नहीं करते हैं और साथ में रहने लगते हैं। कुछ महीने बाद दोनों ने शादी कर ली। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी शादी की ही नहीं। नादिया को एक लड़का भी होता है। नादिया अपने घर वालों से सारे रिश्ते तोड़कर अपने आशिक के साथ रहती है। 2012 तक नादिया 3 बच्चों की मां बन जाती है। अब तक सब ठीक चल रहा था। 28 फरवरी 2012 को नादिया के साथ एक बड़ी दुखद घटना घटती है। नादिया और भूपेंद्र अपनी छोटी लड़की एलिना सिंह, जो 3 महीने की थी, उसे लेकर कार से मार्केट जा रहे थे। अभी ये लोग मार्केट में ही थे कि अचानक से नादिया की बेटी को सांस लेने में परेशानी होती है। नादिया और भूपेंद्र बच्ची को संभालने लगते हैं। फिर बच्ची की तबीयत में कोई सुधार नहीं होती। ऐसी मुश्किल हालात में भूपेंद्र ने एक ऐसी कदम उठाई जिसकी उम्मीद कभी नादिया ने किया नहीं था। नादिया और मरती हुई बेटी को छोड़कर भूपेंद्र वहाँ से निकल जाता है, ये कहकर तुम ही इसे संभालो या किसी को मदद के लिए बुला लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नादिया ने एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल किया, पर तब तक देर हो चुकी थी। बच्ची हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। पुलिस बच्ची का पोस्टमार्टम भी करते हैं, मौत की वजह जानने के लिए। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में कुछ मिला नहीं। पुलिस को भूपेंद्र पर शक होने लगा। जब उसकी बच्ची की दम घुट रही थी, भूपेंद्र ने नादिया और बेटी को छोड़कर चला गया था। कहीं उसने बच्ची के साथ कुछ किया तो नहीं। पर पुलिस को भूपेंद्र के खिलाफ कोई सबूत मिला नहीं। 2 दिन बाद नादिया के घर वाले नादिया को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं भूपेंद्र अच्छा लड़का नहीं है, तुम उसे छोड़कर घर आ जाओ। नादिया इनकी बातों पर कोई जवाब नहीं देती है और भूपेंद्र के साथ रहने लगती है।
हालांकि इन घटनाओं के बाद नादिया और भूपेंद्र के दरमियान पहले जैसा प्यार नहीं रहा। इन दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी। छोटी छोटी बात पर भूपेंद्र नादिया को मारता था। गाली गलौज और मारपीट अब नादिया के लिए आम हो चुका था। अब नादिया की बर्दाश्त की हद का बांध भी टूटने लगा। अब नादिया भूपेंद्र से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी। नादिया अपनी खुशी किसी और में तलाश करती थी जो उसे प्यार कर सके और उसकी इज्जत कर सके। इस बीच इसकी मुलाकात थॉमस सिंह नाम के एक व्यक्ति से होती है। थॉमस कुछ दिन यूएस आर्मी में अपनी सेवा दे चुका था और अभी वो इंजीनियरिंग कर रहा था। नादिया धीरे धीरे थॉमस के करीब होने लगती है। थॉमस भी नादिया को पसंद करने लगता है और कहता है, तुम जल्दी से भूपेंद्र को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। नादिया भी भूपेंद्र को जल्द से जल्द छोड़ना चाहती थी, लेकिन भूपेंद्र नादिया को छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी झगड़े में कुछ महीने बीत जाते हैं और साल आ चुका था 2014। नादिया अब अपनी ज़िंदगी में कुछ नया बदलाव लाने की कोशिश करती है और इसी बीच नादिया फिर से पढ़ाई चालू करती है। डॉक्टर बनने के ख्वाब को दिल में रखकर मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करती है। 2014 के जनवरी महीने में ही नादिया का प्री मेडिकल एग्ज़ाम का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। इसी बीच 2014 फरवरी में भूपेंद्र को थॉमस के बारे में पता चलता है। इसके बाद नादिया और भूपेंद्र में काफ़ी झगड़े होते हैं। भूपेंद्र ने नादिया की बुरी तरह से पिटाई करता है, जिससे नादिया पूरी तरह से टूट जाती है। अब दोनों के दिल में प्यार की बजाय जहर भरा हुआ था। फाइनली अब नादिया भूपेंद्र को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हो जाती है, मगर भूपेंद्र किसी भी कीमत पर नादिया को छोड़ने को तैयार नहीं था। भूपेंद्र नादिया के नए बॉयफ्रेंड को मैसेज करते हुए कहता है, अगर तुम नादिया की ज़िंदगी से बाहर नहीं होते हो तो तुम कभी भी नादिया को देख नहीं पाओगे। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब नादिया बिल्कुल बेबस हो जाती है और भूपेंद्र के अंधेरी दुनिया से निकल नहीं पाती है तो अपने भाई खालिद मलिक को कॉल करती है और मदद की गुहार लगाती है। खालिद बहन की हालात को देखकर 9 फरवरी 2014 को भूपेंद्र को कॉल करता है और नादिया को छोड़ने को कहता है। इसी बात पर फ़ोन पर दोनों की काफ़ी बहस होती है। इसी बीच फ़ोन के बैकग्राउंड से आवाज़ आती है, भैया मुझे बचा लो, ये मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देते, पूरा कैद करके घर में रखे हैं। इससे पहले खालिद कुछ कह पाता, भूपेंद्र ने फ़ोन काट दिया। खालिद भूपेंद्र को काफ़ी कॉल करता है पर मोबाइल बंद था। खालिद नादिया से भी संपर्क करना चाहता है पर कोई संपर्क नहीं हुआ। खालिद को कुछ अनहोनी की शक होने लगी तो उसने पुलिस को फ़ोन करके उसकी जानकारी दी। जब पुलिस नादिया के घर पहुंचते हैं, भूपेंद्र और नादिया वहां नहीं थे। पुलिस ने घर पर छानबीन करते हुए आसपास के इलाके में ढूंढने की कोशिश करते हैं पर कोई कामयाबी नहीं मिलती है। नादिया के परिवार वालों ने दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में भूपेंद्र के खिलाफ लिखित तौर पर कंप्लेंट करते हैं। पुलिस भूपेंद्र और नादिया की तलाश में लग जाती है। इसी बीच भूपेंद्र नादिया के मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज करता है खालिद और थॉमस को कि अगर तुम नादिया से बात करना चाहते हो मुझे $100 जल्दी से भेजो, वरना हमेशा के लिए तुम नादिया की आवाज़ सुन नहीं पाओगे। खालिद ने भूपेंद्र से कहा, ठीक है, तुम एक बार नादिया से मेरी बात करा दो तो मैं तुम्हें $100 भेजता हूँ। पर भूपेंद्र ने इनकी बात न सुनी। खालिद ने पुलिस को इस मैसेज के बारे में बताया। पुलिस मोबाइल को ट्रेस करती है और लोकेशन के हिसाब से ठिकाने की कोशिश करती है पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। फिर पुलिस ने दोबारा लोकेशन ट्रेस करती है। इस बार इसका लोकेशन वाशिंगटन से होते हुए न्यूयॉर्क सिटी की तरफ दिखा रहा था। फिर इनका लास्ट लोकेशन गोहाई शहर दिखाता है। यहाँ इनकी मोबाइल की मूवमेंट बंद हो जाती है। पुलिस की एक टीम गोहाई शहर पहुँचती है और लोकेशन के हिसाब से
इस घर को घेर लेती है जिस घर में भूपेंद्र था। आखिर थोड़ी देर बाद भूपेंद्र को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस भूपेंद्र से नादिया और कार के बारे में पूछती है, पर भूपेंद्र कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। भूपेंद्र कहता है, मेरा वकील आने के बाद मैं बात करूंगा। पुलिस ने जब भूपेंद्र की जेब की तलाशी लेती है तो वो नादिया का मोबाइल और ड्राइविंग लाइसेंस और एक कार की चाबी मिलती है। पूछताछ में ये बात साबित होती है ये वही कार की चाबी है जिस कार से भूपेंद्र और नादिया निकले थे। भूपेंद्र आगे बताता है, मैंने फिलाडेल्फिया में कार के साथ नादिया को छोड़ दिया था। अब मुझे पता नहीं नादिया कहाँ है। नादिया के परिवार वालों का कहना था कार की चाबी एक ही थी। अगर चाबी इसके पास है फिर नादिया कार कैसे चला रही है। पुलिस नादिया और उस काली निसान कार को खोजना शुरू कर देती है। धीरे धीरे फिलाडेल्फिया में ये केस काफ़ी चर्चा होने लगा। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, नादिया और वो काली निसान कार कहाँ है। नादिया फिलाडेल्फिया में सबसे बड़ी रहस्यमयी बन चुकी थी। पुलिस की जांच जारी रहती है पर अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। नादिया की मिसिंग 10 फरवरी 2014 को लिखाई गई थी। अब 20 फरवरी 2014 को फिलाडेल्फिया मार्बल टाउनशिप पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति कॉल करता है और अपना पहचान गुप्त रखने की शर्त रखता है। फिर बताता है एक ब्लैक कलर की अल्टीमा निसान कार फिलाडेल्फिया के मार्केट स्ट्रीट के पास खड़ी है। हो सकता है इसी कार में नादिया हो। पुलिस को फ़ोन करके जानकारी देने वाला व्यक्ति ये एक आम आदमी था जो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था जहां नादिया की ब्लैक कलर की निसान कार खड़ी हुई थी। तो इसीलिए उस व्यक्ति ने शक के तौर पे पुलिस को फ़ोन करके जानकारी दी थी, क्योंकि उन दिनों नादिया मिसिंग केस के बारे में सब जानते थे। पुलिस की एक टीम जल्दी से उस जगह पर पहुंचती है। सच में एक ब्लैक कलर की अल्टीमा कार खड़ी हुई थी जो बर्फ से ढकी हुई थी। पुलिस ने आनन फानन में कार को खोला। गाड़ी में बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे। कपड़े हटाया गया तो नादिया की लाश नजर आने लगी। मृत्यु के समय नादिया की उम्र 22 साल थी। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। नादिया की पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर की टीम की तरफ से 21 फरवरी 2014 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि नादिया के जिस्म पर किसी भी तरह के फिजिकल ट्रॉमा के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम के दौरान भी मौत की वजह और खुदकुशी की कोई सबूत नहीं मिलता है। नादिया की मौत की वजह जानने के लिए कुछ सैंपल फॉरेंसिक लैब को भेज दिया जाता है। पहली जांच में कुछ भी सबूत न मिलने की वजह से भूपेंद्र को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, लेकिन पुलिस उसे अपने शहर में रहने की हिदायत करती है और उस पर नज़र रखी जाती है। अप्रैल 2014 में पुलिस के नियम को तोड़ते हुए भूपेंद्र शहर से बाहर चला जाता है। इसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है। कुछ महीने बाद भूपेंद्र को कोर्ट से बेल भी मिल जाती है और वो रिहा हो जाता है। घर वाले इस उम्मीद में थे कि महीने 2 महीने में फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगा और कुछ ऐसी सबूत मिल जाएगा जिससे भूपेंद्र के खिलाफ मर्डर का मुकदमा किया जा सके। लेकिन 8 महीने बाद अक्टूबर को रिपोर्ट आती है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इस रिपोर्ट में यही कहा जाता है कि काफ़ी जांच के बाद भी डॉक्टर की टीम मौत का कारण पता नहीं कर पाई। पुलिस कई जासूस को इस केस के जांच में लगाती है। कई महीने के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। पुलिस भूपेंद्र पर शक जताते हैं कि वो नादिया को जहर देकर मारा होगा, लेकिन इनके पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आखिर पुलिस कोर्ट में नादिया की मौत को एक रहस्यमयी मौत बताकर इस केस को क्लोज कर देती है। जब पुलिस ने इस केस को बंद कर देती है, नादिया के घर वाले कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करते हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव के द्वारा किए गए कुछ एविडेंस पर यह अंदेशा किया जाता है भूपेंद्र ने नादिया के दाहिने हाथ पर
जहरीला इंजेक्शन लगाया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। नादिया के घर वाले प्राइवेट डिटेक्टिव के द्वारा हुए सबूतों को लेकर केस को रीओपन करने की मांग करते हैं। पुलिस इस एविडेंस की जांच करते हुए ये कहती है इन सबूतों में कोई दम नहीं है। पुलिस इस केस को दोबारा रीओपन करने से मना कर देती है। हालांकि भूपेंद्र पर हत्या का मुकदमा नहीं किया जा सका, लेकिन 2018 में एक स्थानीय अदालत ने इस केस की सुनवाई करते हुए भूपेंद्र को $10 मिलियन नादिया के परिवार वालों को देने की ऑर्डर देती है। कोर्ट ने नादिया के परिवार वालों को पैसे तो दिला दिए, मगर नादिया के कातिल को पकड़ नहीं पाना या उसकी मौत की वजह जान न पाना, ये सबसे बड़ी पुलिस की नाकामी थी और नादिया के साथ हुई सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है।